हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। कल की क्लास में हमने चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को हमने बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ई, ये कैसे जनरेट होता है और ये क्वार्क्स के केस में कैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। यानी क्वार्क्स के केस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो कंडीशन है वो कैसे वैलिड रहती है, ठीक है। तो ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन एनी बॉडी। अब देखो, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो कैसे, पहला है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी दो तरीके से होता है। सिंगल चार्जेस के लिए, यानी मेरी बॉडी में अगर कोई एक ही चार्ज है तो वो कौन सा चार्ज होगा, उसके अंदर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो सिंगल चार्जेस के लिए होगा, यानी सिंगल पॉइंट चार्जेस के लिए होगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है उसके अंदर जो सेकेंड टाइप है वो कौन सा होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी कि कोई भी मैंने एक आइसोलेटेड बॉडी एज्यूम कर ली, कोई भी बॉडी जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, यानी उसके अंदर खूब सारे चार्जेस हैं, उसके अंदर जिस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए हमारी हेडिंग डालते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है दो टाइप से हो सकता है। पहला तो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। और जो नेक्स्ट है वो कौन सा होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है, फॉर सिंगल चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। यानी कि अगर मेरी बॉडी में एक ही चार्ज अवेलेबल है, पॉइंट चार्ज, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। वो क्या होगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो इसके अंदर नेक्स्ट है, फॉर कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब देखो, ये जो फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस है, इसके लिए मैंने कोई भी आइसोलेटेड बॉडी एज्यूम कर ली। इसके अंदर मान लो मेरे पास Q1 चार्ज रखा हुआ है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 है, और मान लो Qn तक चार्जेस रखे हुए हैं। तो अब इसके अंदर हम कैसे स्टडी करेंगे इसको, इन सब का एडिशन ले लेंगे ना। कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस मतलब सभी पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन, तो इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टिल Qn। तो इस टाइप की जो स्टडी होती है, इस टाइप के चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसकी स्टडी ये किस में आता है, सारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और जो सिंगल पॉइंट चार्जेस है वो हमने बता दिया कि यानी कि एक ही चार्ज की स्टडी करनी होती है हमें। वो हमारे बॉडी में मान लो एक ही चार्ज अवेलेबल है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, सिंगल पॉइंट चार्जेस के लिए। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में है, इस तरीके के चार्जेस में हम क्या करते हैं, सोर्स चार्ज को अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। सोर्स चार्जेस की स्टडी करते हैं हम इनके अंदर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टाइप का जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे पास कौन सा होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अंदर ये तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आप इसको लिख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल में समझेंगे कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या आता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो थर्ड है वो कौन सा होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, ये हम सब जानते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। जो पहला आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर में क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो किसी एक लाइन के अलोंग या फिर एक वायर के अलोंग स्प्रेड होते हैं, उनको हम किस में कैटेगरी में डालेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो एक सरफेस के अलोंग, जैसे मेरे पास ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे वो चार्ज क्या रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जब चार्जेस क्या हो, ओवर द सरफेस हो, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे किसी वॉल्यूम के अराउंड, किसी वॉल्यूम के अंदर जो चार्जेस स्प्रेड रहते हैं या चार्जेस बिखरे पड़े रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख लो, जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर वॉल्यूम है, तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम के अंदर जो चार्जेस होते हैं उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हमारा क्या हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने एक समझा है, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है चार्जेस का, और जो नेक्स्ट है वो क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब डिस्क्रीट को भी हमने फर्दर दो टाइप से क्लासीफाई किया है। पहला, जो अगर सिंगल पॉइंट चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी हमारी बॉडी में कोई एक ही चार्ज हो, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, मान लो ये पॉइंट चार्ज Q1 है, तो ये इसकी जो स्टडी है किसी भी सिस्टम के अंदर, मान लो ये कोई बॉडी है, अब इसके अंदर एक ही चार्ज अवेलेबल है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, सिंगल पॉइंट चार्जेस की स्टडी। फिर जो नेक्स्ट है, यानी हमारे पास एक बॉडी के अंदर खूब सारे चार्जेस अवेलेबल हो, उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब जैसे ये आइसोलेटेड बॉडी मान ली, इसके अंदर खूब सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो इनकी जो स्टडी हमें करते हैं वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जो क्या होगा इन सब के लिए, कंप्लीट इनका समेशन। फिर जो नेक्स्ट है वो हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज हमारी इतनी काम की नहीं है, हम सिर्फ जो पूरी इलेक्ट्रोस्टेट में है इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो चीजें हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें स्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे, होलो स्फेयर, थिन स्फेयर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल, होलो शेल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें तीन कैटेगरीज हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आइए चलिए अब इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं और एक एक चीज को हम समझते हैं, और उसके बाद इस तीनों के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हम इसके अंदर पहला जो पढ़ते हैं, वो पहला डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा पढ़ते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसा कि आपको इससे दिख रहा है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों वर्ड से। लाइन का मतलब, ये मान लो मैंने लाइन ले ली, कोई वायर ले लिया, थिन वायर, ठीक है, ये मेरा क्या है, थिन वायर ले लिया। चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लाइन के अक्रॉस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस along a thin wire और लाइन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अलोंग अ थिन वायर और लाइन। ये मैंने कोई वायर ले लिया, थिन वायर है मेरा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होगा, तो इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक थिन वायर के ऊपर जिस तरीके से चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस करने के हमारे पास खूब सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है, देखो ये कोई मैंने लाइन मान ली, कोई वायर एज्यूम कर लिया, अब इसके अंदर मैंने चार्जेस डाल दिए, ठीक है। ये चार्जेस कैसे हैं, ये मैं किस तरीके से चार्जेस डाल सकती हूँ, कितने तरीके हैं मेरे पास, तो देखिए किसी लाइन में मैंने ये चार्जेस डाल दिए, यानी कोई भी पतला सा मैंने वायर ले लिया, उसके ऊपर मैंने चार्जेस डाल दिए। अब मुझे उनकी स्टडी करनी है कि इस लाइन में, यानी इस वायर में जो चार्ज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैसे हम इसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं पूरी लाइन के अक्रॉस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये जो चार्जेस मैंने डाले हैं ये मैं कितने तरीके से डाल सकती हूँ, तो पहला मेरा तरीका क्या होगा कि मैं इसको कोई वायर पकड़ लिया मैंने, ठीक है, कोई बिजली का तार आप पकड़ लो, उसको आप किसी रबड़ से
सॉरी, उसको आप किसी कपड़े से उसको ऐसे रब करने लग जाओ, तो ऐसा करने से क्या होगा, उसके अंदर वायर के अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका वो है कि आप उसके चार्जेस आ जाएं उसके अंदर। फिर जो दूसरा है, इस वायर के अंदर बीच में क्या कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से उसके वायर पे क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट जो तरीका है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ठीक है, तो इंडक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं हमने बताए हैं। तो इनमें से मैंने कोई एक तरीका अज्यूम कर लिया कि किसी भी वायर को मैं अगर कपड़े से अगर उसको रब करना चालू कर दूं, तो इसके अंदर वायर में क्या आ जाएंगे, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। मान लो वो चार्जेस प्लस भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, कोई भी चार्जेस प्रोड्यूस हो सकते हैं ना इन दोनों में से, प्लस और माइनस में से। तो प्लस लेना बहुत इजीली हो जाता है। तो इसलिए मैं इसमें क्या ले रही हूँ, अपनी मर्जी से पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ कि मान लो इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है, रब करने से। आप नेगेटिव चार्जेस भी ले सकते हो इसमें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। मैं इसकी सिंप्लिसिटी के लिए इसको पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर रही हूँ। मैं ये मान के चल रही हूँ कि रब करने, एक कपड़े को रब करने से इस वायर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या कर देना है, इस पूरे वायर पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस वायर पे वो किस तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस कंप्लीट वायर पे। तो वो कैसे देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो मान लो अगर इस वायर की लेंथ L है, ठीक है, ये जो वायर मैंने लिया है इसकी लेंथ मैंने L एज्यूम कर ली। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना है मुझे, कि यानी पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अगर मैं ये निकाल लूं पर यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे, जैसे पर यूनिट लेंथ जो है वो उसके अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो देखो कैसे, कि इस लेंथ की वायर चाहे कुछ भी हो बाद में, अगर मैंने ये निकाल लिया कि इसके पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस कंप्लीट लेंथ के लिए वो आ जाएगा, ठीक है। हमें पता लग जाएगा कि इस कंप्लीट लेंथ में, इस कंप्लीट वायर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसमें चार्जेस है देखो इसके अराउंड स्प्रेड हो रहे हैं, और इसकी जो लेंथ L है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, मान लो इतनी सी लेंथ में इतना चार्ज है, इतनी सी लेंथ में इतना चार्ज है, इतनी सी लेंथ में। अगर मुझे ये इतना पता चल जाए कि इतनी सी लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ मुझे पता चल जाए, तो फिर मैं क्या निकाल सकती हूँ, इस कंप्लीट वायर के लिए निकाल सकती हूँ। अगर मुझे छोटा सा एलिमेंट पता लग जाए, एलिमेंट लेना आपको आता ही होगा ना, जैसे मैंने इसमें लाइन एलिमेंट ले लिया इतना सा, और मैं इतने से एरिया में देखना चाह रही हूँ कि चार्ज कितना स्प्रेड है, तो मैं क्या करूंगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ कर दूंगी इसका, और फिर इस कंप्लीट के लिए इंटीग्रेशन कर दूंगी। तो फिर क्या होगा, लेंथ चाहे इसकी कितनी भी हो, मैं क्या कर सकती हूँ, इस कंप्लीट वायर के लिए उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो देखो ये जो पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी। अब ये जो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा है ये। तो जो लैम्डा है वो क्या होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। अब इसको लैंग्वेज की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, जो लाइन चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप इसको बड़ी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अलोंग ए थिन वायर इन विच चार्जेस आर स्प्रेड, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसमें। तो आप ये देख सकते हो। अब इसको हम छोटी छोटी बातें हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, Q बाई एल होता है। इसको मैथमेटिकली देखें तो ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया, लाइन चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये अलग है, और लाइन चार्ज जो डेंसिटी है वो इसी का एक फॉर्म है, वो अलग है। ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो एक सब हेडिंग हमने डाली है, इसी के अंदर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि इसी के अंदर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, और ये क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी, जो हमें क्या बताती है कि एक थिन वायर के अलोंग जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी पर यूनिट लेंथ में वो कितना होता है,
ठीक है। तो ये चीज क्या डिफाइन करती है, लैम्डा, जो कि क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है ये क्या होती है, Q बाय L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ। अब आपको पता है लेंथ इसकी कुछ भी हो, हम क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करके सिंपली इस कंप्लीट वायर के लिए बता देंगे इस कंप्लीट वायर के अंदर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने यहाँ से क्या देख लिया, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके पर्पज से, ये जो IIT जैम में, DU में, एंट्रेंस में, CUET में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको बताना होता है, जिसमें कि आपको कोई सिस्टम दे दिया, मान लो ये स्फेरिकल शेल दे दी, स्फेरिकल शेल के इनसाइड चार्जेस ये दे दिए, उसके अंदर कुछ लाइन चार्ज डेंसिटी दे दी, लैम्डा इसकी ये है, तो आपको बताना होगा अगर लैम्डा इसमें दे रखा है तो इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे, टोटल चार्जेस का बताना होगा। तो उस तरीके के जो कंपटीशन पर्पज से जो क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से वो खूब सारे आते हैं। तो आप ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो पहला हमने क्या फिनिश कर लिया, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो नेक्स्ट है वो क्या होगा हमारा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो चार्जेस है वो कैसे स्प्रेड होंगे, स्प्रेड का मतलब कैसे फैले होंगे एक सरफेस की अलोंग। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें नाम में ही क्या लिखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी सरफेस के ऊपर जो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ऐसे एज्यूम कर लो, ये मान लो हमारे पास कोई भी सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस में इस तरीके से चार्ज हमने डाले हुए हैं, ये कोई भी सरफेस है और इस सरफेस पे हमने कुछ चार्ज डाले हुए हैं। अब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वही प्रोसेस हम करेंगे इसमें, जैसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि हमने उसको कितने तरीकों से उसको हमने उसमें चार्ज डाल दिए थे। तो हमने देखा था कि हमने उसको चार्जिंग बाय इंडक्शन से उसके अंदर चार्जेस डाले थे, फिर हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस लगा के भी हमने चार्ज डाल सकते हैं, या फिर उसको रब करके भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही सेम केस हम इसके अंदर करेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, कोई भी एक सरफेस ले लेंगे, ठीक है, उस सरफेस को या तो आप रब करके उसके अंदर चार्जेस जनरेट करो, या फिर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा के आप उसके अंदर चार्जेस डालो, या फिर क्या करो आप उसका चार्जिंग बाय इंडक्शन से भी आप उसके अंदर चार्जेस डेवलप कर सकते हैं। तो ये चार्जेस में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ओवर एनी सरफेस यानी किसी सरफेस के अलोंग, सरफेस के ऊपर चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखो सरफेस है, सरफेस के ऊपर चार्ज फैले हुए हैं हमारे, तो इसका कोई ना कोई सरफेस एरिया भी होगा, क्योंकि ये सरफेस है। चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी सरफेस पे, तो इसका जो सरफेस एरिया ले लिया मैंने वो ए ले लिया। ठीक है, ये ए क्या है, इसका सरफेस एरिया। अब मुझे क्या निकालना है कि इसके पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो जैसे इसके लिए मैं क्या करूंगी, कोई भी एलिमेंट ले लूंगी यहाँ पे, सरफेस एलिमेंट। अब मुझे इतने से एरिया में देखने हैं, ठीक है, इतने से एरिया में देखने के लिए मैं यही तो देखूंगी पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके फिर उसको कंप्लीट सरफेस के लिए निकालने के लिए क्या करूंगी, उसको इंटीग्रेट कर दूंगी। एक साथ तो कंप्लीट पे निकाल नहीं सकती, मैं क्या करूंगी, एक एरिया एलिमेंट ले लूंगी। यहाँ से एरिया एलिमेंट क्यों ले रही हूँ मैं, उसमें हम क्या लेते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी में लाइन एलिमेंट लेते थे, क्योंकि हमें एक लाइन के अक्रॉस एक वायर, यानी कि एक लाइन के अक्रॉस हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना था। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, एक सरफेस अज्यूम कर ली, उसके अंदर चार्ज डाल दिए। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर सरफेस की बात हो रही है तो आप इसका सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, तो सरफेस एलिमेंट लेंगे, इसका एरिया एलिमेंट लेंगे। अब मुझे एरिया एलिमेंट लेने के बाद ये देखना है कि पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर इसके कंप्लीट सरफेस के लिए निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया बता दिया। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, यानी Q बाय A।
चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो चार्ज पर यूनिट एरिया है ये किसकी डेफिनेशन बन गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब देखो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट, चार्ज जो है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, और ये एरिया है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, यानी कुलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी, सिग्मा की, ठीक है। अब देख लो, ये यहाँ से वापस समझ लो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि चार्जेस का सरफेस के अलोंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको समझने के लिए आप एक सरफेस अज्यूम कर सकते हो, उस सरफेस में आप कुछ चार्जेस डालो, वो चार्जेस या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। उस चार्जेस को आप कैसे कितने तरीके से डाल सकते हो ये आप सबको पता है। या तो आप उस सरफेस को रब कर दो किसी कपड़े से, या फिर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दो, या फिर आप क्या करो, उसको चार्जिंग बाय इंडक्शन से भी आप ये चार्जेस उसके अंदर डाल सकते हो। ये चार्जेस डालने के बाद आपको क्या देखना है कि सरफेस ली है हमने, अब सरफेस लिए तो कुछ ना कुछ उसका सरफेस एरिया होगा। हमें ये देखना है कि पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पर यूनिट एरिया में किस तरीके से और कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे, लाइन इस सरफेस में, ये देखो सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर लिया। अब इतने से एरिया में मुझे देखना है कि कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर ठीक है, वहां इतना पता लग जाएगा तो इसका सरफेस एरिया चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ना। अगर हमें इतने से दूर का पता है तो हम उस कंप्लीट के लिए उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, हमें पता लग जाएगा इस कंप्लीट सरफेस में किस तरीके से और कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो ये जो चार्ज पर यूनिट एरिया है, एरिया यहाँ पे क्यों लिया है मैंने, क्योंकि किसी भी सरफेस की बात हो रही है, तो किसी भी सरफेस की अगर बात होती है तो हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं। पिछले केस में हमने एक लाइन एलिमेंट की बात ली थी, वो पिछले केस में क्या था, एक वायर था, वायर जो कि क्या है, एक लाइन की फॉर्म में है, तो वहां पे हमने एक लाइन एलिमेंट कट किया था, और ये देखो ये लाइन था और हमने इतना सा एलिमेंट कट किया था, लाइन एलिमेंट। अगर हमने बोला था कि लेंथ चाहे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, जब हमें इतने से लेंथ एलिमेंट में ये पता है कि कितने और किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इस कंप्लीट लाइन के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस कंप्लीट वायर के लिए हमें पता लग जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से हम सेम चीज ये यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि अगर पूरी सरफेस के अलोंग हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरिया एलिमेंट कट करना पड़ेगा, उसमें हमें देखने पड़ेंगे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट के लिए देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में कितने और किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब यहाँ से आप इसकी एसआई यूनिट देख लो, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और ये जो एरिया है, एरिया को हम कैसे डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर से। तो सिग्मा की जो हो गई वो किससे हो गई, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। अब जो हमारा लास्ट है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा और लास्ट जो है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन एनी वॉल्यूम। क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन एनी वॉल्यूम, यानी किसी वॉल्यूम के अंदर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होगा, वो देखो। ये जैसे मैंने कोई रूम ले लिया अपना, वॉल्यूम में देखो ये रूम ले लिया, अब ये रूम है, अब इस रूम के अंदर मैंने चार्जेस भर रखे हैं इस वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। ये क्या है, क्यू चार्जेस भर रखे हैं, और इसका वॉल्यूम कितना है, वी वॉल्यूम है अब इसका, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि एक वॉल्यूम के अंदर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब देखो जैसे कोई सिलेंडर है,
सिलेंडर बना लिया या फिर कोई बॉल बना ली मैंने या फिर कोई एम्प्टी रूम ले लिया, उसके अंदर मैं चार्जेस भर दूं, किसी सिलेंडर के अंदर चार्जेस भर दूं, किसी बॉल के अंदर मैं चार्जेस भर दूं, ठीक है। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस में आता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें क्या होता है हमें देखना होता है सेम जो प्रीवियस 2 केसेस देखे उसी का एक अनदर रूप है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमें क्या देखना होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, सरफेस चार्ज, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो रो है ये क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आप ये देख लो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लेते हैं, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्जेस स्प्रेड ओवर एन वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम के अंदर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं तीनों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये क्या है, इसका टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज निकालने का हमें फॉर्मूला पता लग गया, हमने 3 तरीके से देखे। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, इसकी क्या होगी कुलाम, और ये क्या है वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो यानी कुलाम पर मीटर क्यूब इसकी क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी। तो ये जो केस है ये बाकी तीनों केसेस की तरह ही है। इसमें हमें देखना होता है कि एक वॉल्यूम के अंदर हम कितने चार्जेस भर रहे हैं और वो कितने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन हमने बात की है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज की, ठीक है। तो इसमें ये रो क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है क्योंकि इसका टोटल चार्ज है, और वी क्या है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब हमें एक क्वेश्चंस में क्या देखना होता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर रो यानी इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन रहती है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब है यानी मान लो के ऑफ आर, ऐसा कुछ इस फॉर्मेट में अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है, रेडियस के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट एज्यूम करना पड़ता है। उस वॉल्यूम एलिमेंट को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इस ओवरऑल वॉल्यूम में, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, इसकी जो टोटल चार्ज इसका निकल, उसको इंटीग्रेट करना रहता है, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो तीनों चार्ज डेंसिटीज हमने पढ़ ली हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज। तो अब ये क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा ये जो चार्ज डेंसिटीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इस पे। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमें एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, मान लो सॉलिड स्फीयर का मतलब है इसमें चार्जेस जो है वो क्या है, इसके स्फीयर के इनसाइड है। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्जेस इसके इनसाइड है। अगर इस स्फेरिकल शेल बोलता है तो चार्जेस क्या होते हैं इसके आउटर साइड में, मतलब इस साइड में इसके चार्जेस रहते हैं। अब हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो दे रखा है रो इक्वल्स टू के ऑफ आर, यानी के ऑफ आर पे डिपेंडेंसी दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड करता है, स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जैसे जैसे इसकी साइज इंक्रीज होगी इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ेगी, यानी चार्जेस इनसाइड जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिपेंडेंसी इस पे दे रखी है रेडियस पे। अब मान लो ये इसका कैपिटल आर इस जो है वो इसकी रेडियस है। अब देखो हमें क्या बताना है, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, टोटल चार्ज इनसाइड स्फीयर। अब देखो टोटल चार्ज का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, रो इस जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हमने अभी भी पढ़ा है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे वो क्या कहलाता है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमें क्या पूछा है, इसका क्यू पूछा है, यानी टोटल चार्ज पूछा है। तो अब हमारे पास क्या है, रो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये पूछा है, और इस ओवरऑल वॉल्यूम में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जब भी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक छोटा एलिमेंट लेके चलते हैं। तो एलिमेंट वो क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है ना, इसलिए हम वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं। अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई होती तो हम क्या करते, एरिया एलिमेंट लेते। अगर ये लाइन के अक्रॉस पूछता किसी भी वायर में तो हम क्या करते, उसका लाइन एलिमेंट लेते। तो ये अब
ये हमें पता चल गया कि यहाँ हमें क्या लेना है, इसका वॉल्यूम एलिमेंट लेना है। वॉल्यूम एलिमेंट क्यों लेना है, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी इसमें क्या दे रखा है हमें, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इसलिए हम इसका वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं। ये चीजें आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर इसका सिग्मा दिया हुआ होता है ना, यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया एलिमेंट लेते, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, चार्जेस सरफेस के ऊपर होते हैं, तो सरफेस के ऊपर होते हैं इसलिए उसमें कुछ एरिया होता है, तो वो वहां पे क्या काम करता है, हमारा एरिया एलिमेंट। तो ये हमने देख लिया कि इसका हम वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज है ध्यान रखने वाली वो क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम डील कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको आता होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे स्फेरिकल में और कार्टेशियन में एंड सिलेंड्रिकल में। तो जब भी ये जो आता है वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं याद है तो उसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका देख लेते हैं कि उसके अंदर जो एरिया एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट है, और वो क्या लेते हैं और कैसे लेते हैं। ये क्या है, कार्टेशियन का कम हो गया स्पेस। नेक्स्ट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो लास्ट है वो क्या है, सिलेंड्रिकल। अब देखो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी तीनों डायरेक्शन में वो कैसे किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये तीनों डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है dx, और y डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है dy, और z डायरेक्शन में वो कितना चेंज हो रहा है dz। अब देखो इसका जो लेंथ एलिमेंट है x डायरेक्शन में, सबसे पहले इसकी लिमिट देखो, लिमिट कैसे लेते हैं, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यही सब y में लेंगे और यही z में लेंगे, ठीक है, ये सेम लिमिट्स रहेंगी। अब देखो लेंथ एलिमेंट, लेंथ तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका लेंथ एलिमेंट, ये जो लेंथ एलिमेंट है ये कब यूज में आता है हमारे, जब हम लाइन एलिमेंट लीनियर चार्ज डेंसिटीज की बात करेंगे, उस टाइम हमें लेंथ एलिमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो अब लेंथ एलिमेंट इन x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, dlx से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट तो कितना हो जाएगा, dx i कैप, x डायरेक्शन में कितना है लेंथ एलिमेंट dx i कैप, फिर है लेंथ एलिमेंट इन y डायरेक्शन, वो y डायरेक्शन में कितना है dy j कैप, ठीक है, और z डायरेक्शन में कितना है dlz इक्वल्स टू dz k कैप। ये हमारा क्या है, x डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट, और ये क्या है y डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट, और ये क्या है z डायरेक्शन में। अब हम क्या निकालेंगे, सरफेस एलिमेंट या फिर एरिया एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो सरफेस क्या है dsx, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x का मतलब क्या है, x डायरेक्शन में सरफेस एलिमेंट। अब जब हम x डायरेक्शन में सरफेस एलिमेंट निकालेंगे तो इस x वाले को छोड़ के इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो ये x डायरेक्शन में क्या हो गया, yz प्लेन हो गया ना, ठीक है। तो yz प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, इस x वाले को छोड़ दे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा dy dz, और किस डायरेक्शन में निकालना है, x डायरेक्शन में निकालना है, तो x डायरेक्शन में कितना है i कैप, फिर ठीक है। फिर ऐसे ही y डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट, y डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट निकालना है, तो इस y वाले को छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या है dx dz, और किस डायरेक्शन में निकालना है j कैप, ठीक है। अब है dsz, यानी z डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट, z डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट निकालना है, तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को साथ में रख दो, तो ये क्या हो जाएगा dx dy और k कैप। ये हमारा क्या हो गया, एरिया एलिमेंट। ये कब यूज में आएगा, जब हमें सिग्मा दे रखा हो, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी हो, उस टाइम हमें ये एलिमेंट लेंगे तब काम में लेना है। और ये कब काम में लेना है, जब हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो तब काम में लेना है। अब देखो इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो कैसे लेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट कब होगा इसका,
तो डी वी इक्वल्स टू, या फिर इसको डी टो भी बोलते हैं, क्या होगा, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, यानी तीनों डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है वो हम लेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ये जो एलिमेंट्स हैं, लेंथ एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वो अगर हमें याद है तो हम जो एलिमेंट लेते हैं वो बहुत इजीली ले पाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है, देखो कार्टेशियन में तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई एंड जेड होते हैं। स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा एंड फाई। अब देखो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या होता है, आर साइन थीटा कोस फाई। ये हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे, मैं बस आपको एक टेबुलर फॉर्म में समराइज करवा रही हूँ जो आपने अभी तक पढ़ा है बीएससी में या फिर एमएससी में, आप इसको पढ़कर आए हैं अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस करने के लिए, ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए कि ये कैसे लेते हैं, तो ये वाई क्या होता है हमारे पास, आर साइन थीटा। ये जो आर साइन थीटा है ये क्या होती है, रेडियस होती है, और ये क्या है इसका कंपोनेंट, ठीक है। आर साइन थीटा वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट, साइन फाई। और जो z है वो आपको पता है वो क्या होता है, r cos थीटा। अब देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसे लिखते हैं, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये देखो, यानी आर डायरेक्शन में इतना हो रहा है और ये थीटा डायरेक्शन में इतना चेंज हो रहा है और फाई डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है वो। अब देखो इसका जो लेंथ एलिमेंट है वो कैसे लेंगे, लेंथ एलिमेंट। अगर आपने ये नहीं नोट कर रखा है तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ताकि आपको बार बार ऐसे देखना ना पड़े, आपको एक जगह ये सब मिल जाए और आप जब क्वेश्चंस करो इन सब की तो आपको याद रहे। अब ये डी एल आर देखो, यानी आर डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट, आर डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट कितना है इसका, डी आर है, डी आर आर कैप है, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, डी एल थीटा, यानी थीटा डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट कितना है, आर डी थीटा थीटा कैप। और ये क्या है, डी एल फाई, ये क्या है, यानी फाई डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट कितना है हमारा, आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ये है हमारा, ठीक है। तो अब देखो इसका जो सरफेस एरिया एलिमेंट है, सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट कैसे लेंगे, इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, डी एस, और आर डायरेक्शन यहाँ पे एक्स लिया था हमने क्योंकि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इस बार कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, चेंज हो गए, एक्स वाई जेड की बजाय क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, इसलिए ये यहाँ पे मैंने आर लगाया है। यानी आर डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट वो कितना होगा, कैसे बताते थे हम कि आर वाले को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो आर वाले को छोड़ा मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। अब ये क्या है, आर डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, आर कैप। अब फिर है लेंथ एलिमेंट, सरफेस एरिया एलिमेंट इन थीटा डायरेक्शन। अब थीटा वाले को छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचा, आर साइन थीटा डी फाई डी आर एंड थीटा कैप। अब फिर क्या है, लेंथ है एरिया एलिमेंट इन फाई डायरेक्शन। अब फाई वाले को छोड़ दो, इसका कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आर डी आर डी थीटा एंड फाई कैप, आर डी थीटा फाई कैप। ये किस में हो गया, सरफेस एलिमेंट या फिर एरिया एलिमेंट हमने बता दिया तीनों डायरेक्शंस में, आर में भी, थीटा में एंड फाई में भी। अब क्या है हमारा, वॉल्यूम एलिमेंट। अब वॉल्यूम एलिमेंट है वो कैसे लेते हैं, तो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लेंगे, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, जैसे dx dy dz किया था ना हमने, तो इन तीनों का कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब ये क्या है हमारा, ये खत्म कर लिया हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन की फॉर्म में लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो इनको, कार्टेशियन को कोऑर्डिनेट्स को, अगर आपको ये इतना नहीं करना है तो आप इन्हीं में एज इट इज आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो और कार्टेशियन को स्फेरिकल में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये
एक्स वाई जेड, इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखो, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी ये आर डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है वो, और ये थीटा डायरेक्शन में जितना चेंज हो रहा है वो, और ये फाई डायरेक्शन में, ठीक है, ये लिख दिया। फिर इसका लेंथ एलिमेंट लेंगे। लेंथ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आर डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट, तो आर डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी आर हो रहा है, ये हमने लिख दिया। फिर ये क्या है, थीटा डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट, वो हमें दिख रहा है कितना, आर डी थीटा, यानी थीटा कैप डायरेक्शन में आर डी थीटा, थीटा कैप हो रहा है। फिर इसका फाई डायरेक्शन में कितना हो रहा है, आर साइन थीटा डी फाई। अब इसका जो सरफेस एरिया एलिमेंट लेंगे वो किन्हीं भी दो सरफेस का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी एक्स डायरेक्शन में हमें देखना है तो हमने किया था वाई जेड प्लेन दिया था। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसमें आर डायरेक्शन में इसका एरिया एलिमेंट लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और जो भी डायरेक्शन है वो आगे लगा दो। ऐसे ही बाकी हम इसका बाकी के दोनों डायरेक्शन में देख लेंगे। फिर वॉल्यूम एलिमेंट के लिए इन तीनों का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारा लास्ट है वो क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इसमें दो रेडियस होती है, एक तो रो एंड एक जेड। क्या होती है, रो, फाई एंड जेड। अब इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एंगल होता है, दो रेडियस होती है। ये जो क्या है जेड, इसकी सिलेंडर की हाइट होती है, जैसे ये सिलेंडर है। अब ये जो जेड है वो इसकी हाइट है और ये रो क्या है, इसकी रेडियस है। दो रेडियस होती है और ये एक एंगल कंटेन करता है। इसके अंदर क्या होता है, ये दो एंगल कंटेन करता है और एक रेडियस होती है। अब देखो इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका डी आई वेक्टर क्या होगा, रो डी रो, रो कैप, सॉरी डी रो, रो कैप। ये रो, इसको रो से डिनोट कर सकते हैं आप। इसको कभी कभी किसी भी बुक्स में इसको एस से भी हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन, तो आप इसको एस से भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रो है होगा कि एस होगा, ये दोनों हो सकते हैं। किसी किसी बुक्स में इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। तो इसका जो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कि इसका जो सबसे पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रो कैप में इतना चेंज, रो डी फाई, फाई कैप प्लस डी जेड, जेड कैप। अब देखो इसका लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, अब लेंथ एलिमेंट डी एल रो कैप, सॉरी डी एल रो, यानी रो डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है वो क्या है, डी रो, रो कैप है। और डी एल फाई, यानी फाई डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, रो डी फाई, ठीक है। और डी एल जेड, यानी जेड डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, डी जेड, जेड कैप। ये इतना चेंज, ये क्या हमारा आ गया, लेंथ एलिमेंट। अब हम क्या निकालेंगे, सरफेस या फिर एरिया एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट। तो सरफेस एलिमेंट देखो किससे डिनोट करते हैं, डी एस से डिनोट करते हैं, और रो डायरेक्शन में बताना है तो डी एस रो कर देंगे यहाँ पे। अब हमने देखा है कि जिस भी डायरेक्शन में बताना होता है उस डायरेक्शन को छोड़ के हम बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको छोड़ दो आप, रो डायरेक्शन में बताना है तो यहाँ से क्या होगा, रो डी फाई, डी जेड और रो कैप, ठीक है। अब ये देखो किसमें डायरेक्शन में, डी रो डी एस फाई, फाई डायरेक्शन में बताना है तो फाई वाले को छोड़ दो, इन दो को ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, डी रो, डी जेड और फाई कैप। फिर है नेक्स्ट, किस डायरेक्शन में बताना है, रो सॉरी जेड डायरेक्शन में बताना है तो जेड वाले को छोड़ दो, इसको ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, डी रो, डी रो, डी फाई एंड जेड कैप। तो ये हमारा क्या आ गया, सरफेस एरिया एलिमेंट आ गया। अब इसी तरीके से इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए देखो क्या आ जाएगा, रो डी फाई डी जेड, ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट बन गया, यानी डी टो के इक्वल्स टू ये बन गया। अब कोई भी अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सवाल आ रहा है जिसमें आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन हो
और आपको बताना हो तो इसमें जो एलिमेंट है वो वॉल्यूम एलिमेंट यानी डी रो की वैल्यू जो है वो कैसे लेंगे यहाँ से, ये आपको एज इट इज रख देना है वॉल्यूम के तौर पे, ठीक है। तो ये जो तीनों वॉल्यूम एलिमेंट है ये आपको याद होना चाहिए। कार्टेशियन के लिए कितना होता है, डी वाई डी जेड डी जेड, तीनों डायरेक्शन में आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, डी जेड सॉरी डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। और स्फेरिकल में क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव हो जाएगा। और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा, रो डी फाइव एंड डी जेड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, ताकि आपको ये कहीं भी इजीली मिल जाए, क्वेश्चंस कर रहे हो तो। इसके बाद इसका ये क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है वो अब देखते हैं, आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा ये। अब इसमें क्या लिया हमने, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो अब देखो इसमें जो हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो कितनी निकाली थी, क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस जो वॉल्यूम है वो छोटे से वॉल्यूम में लिया है ना, डीवी वॉल्यूम में, तो हमने मान लिया कि डीवी वॉल्यूम में कितना चार्ज कंटेन कर रहा है, ये डीक्यू चार्ज कंटेन कर रहा है। फिर हम इसको ओवरऑल पूरे कंप्लीट के लिए निकालने के लिए, पूरी वॉल्यूम में निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। अभी तो हमने क्या है, छोटे से वॉल्यूम में माना है चार्ज, जो कि कितना है, डीक्यू है। जो छोटा सा वॉल्यूम लिया है वो हमने क्या ले लिया, डीवी ले लिया। और जो छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना कंटेन कर रहा है, डीक्यू चार्ज कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से देखो हम क्या बता रहे हैं, रो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। अब डी क्यू निकालना है ना हमें, तो टोटल चार्ज, तो डी क्यू क्या है, छोटे से वॉल्यूम में छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज। तो अब हमें बड़ा चार्ज निकालना है, यानी इसको कंप्लीट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो डी वी आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब रो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, के आर। अब ये जो प्रॉब्लम है वो किस में है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, हमें इजीली दिख रही है क्योंकि स्फेयर बना हुआ है, इसलिए हम इसको किस में डील करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, डीवी। अब देखो डीवी इक्वल्स टू स्फेरिकल के लिए कितना था, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव। अब देखो जो लिमिट्स होती है वो क्या होती है, आर की 0 टू इनफाइनाइट लिमिट होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और थीटा की क्या होती है, 0 टू पाई होती है, 0 टू पाई, एंड फाइव में क्या होती है, 0 टू 2 पाई। तो ये हमारी क्या है, लिमिट्स हैं। तो अब ये जो वॉल्यूम की बात कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों डायरेक्शन के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तीनों डायरेक्शन कौन सी, ये तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, आर में भी चेंज हो रहा है, थीटा में भी चेंज हो रहा है, एंड फाइव में भी चेंज हो रहा है। तो हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। अब देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन ले लिया हमने। अब आर की ये क्या है, आर की लिमिट है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आर है, तो आर की लिमिट लगाओ 0 टू इनफाइनाइट। फिर हम पाई की लिमिट लगाएंगे, थीटा की लगाएंगे वो क्या है, 0 टू पाई, एंड देन फाइव की लगाएंगे वो क्या होगी, 0 टू 2 पाई। अब ये डी क्यू का इंटीग्रेशन कंप्लीट के लिए कर रहे हैं तो ये क्यू बन जाएगा यहाँ से। अब ये के कांस्टेंट है, के को बाहर निकालो आप, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब 0 टू इनफाइनाइट, और ये क्या है, साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई एंड डी फाइव, ये क्या है 0 टू 2 पाई। अब देखो Q इक्वल्स टू कि ये क्या हो जाएगा, 0 टू इसका कंप्लीट R, कि कहाँ तक है ये स्फेयर, R तक है, तो ये इसकी रेडियस तो क्या हो जाएगा, R तक इसकी लिमिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, R की पावर 4/4 आ जाएगी इंटीग्रेशन करने से, और इसकी जो पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई, ठीक है। यानी 2 तो इसकी वैल्यू आती है और 2 पाई इसकी वैल्यू आती है। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से जो टोटल चार्ज है वो कितना आ जाएगा, पाई के आर टू द पावर 4। तो ये क्या आ गया हमारा, इस स्फेयर के अंदर कितना चार्ज कंटेन कर रहा है, टोटल चार्ज इस स्फेयर में कितना कंटेन कर रहा है, पाई के आर टू द पावर 4, यानी आर पे इसकी डिपेंडेंसी आ रही है। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। हमें स्फेयर दिया हुआ मिलेगा। अब तो ये तो क्या है, सॉलिड स्फेयर है, क्वेश्चंस में इसको होलो स्फेयर में मान के चलना है। तो होलो स्फेयर होगा तो इसका जो क्या होगा, वो
सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। अब ये सॉलिड स्फीयर है इसलिए इसकी क्या हो गई वॉल्यूम इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ली है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या होते हैं चार्जेस इनसाइड होते हैं, इसलिए हमें वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ता है। तो ये हमने ऐसे कर लिया। आपको ये ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए इनके जो वॉल्यूम एलिमेंट है तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वो याद होने चाहिए। तो ये हमने इसका कर लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम वही करना है। तो इसमें क्या होगा देखो, ये रो की वैल्यू में k/r² दे रखी है, तो रो क्या है, क्या होता है छोटे से चार्ज, छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज, ठीक है। अब कंप्लीट के लिए निकालना है dq। अब कंप्लीट के लिए dq वो क्या हो जाएगा रो dv हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, क्यों, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वॉल्यूम इसका, ठीक है। तो ये dq ये क्या बन जाएगा q इक्वल्स टू रो की वैल्यू कितनी है k/r², और हमने देखा है जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है स्फेरिकल के लिए क्या होता है r² sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई। अब ये देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाया, ये k जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये r² से r² कैंसिल, तो ये dr, ठीक है, ये क्या है sin थीटा d थीटा 0 to पाई एंड d फाई, इसकी लिमिट कितनी होगी 0 से 2 पाई। अब ये देखो q इक्वल्स टू k, ये dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अगर रेडियस इसकी कैपिटल R मानी है आपने 0 से कैपिटल R, तो कैपिटल R लिख दो, और ये कितना बन जाएगा 4 पाई। तो इसका जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा 4 पाई के r, यानी जो स्फीयर है वो अपने अंदर इतना चार्ज कंटेन कर रहा है अगर उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतनी गिवन है। तो अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे। क्वेश्चन है वो किस पे है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब ये क्या है z है, और ये इस रो इसकी ये मान लो s ले लो यहाँ पे, तो s जो है इसकी रेडियस है। अब इसमें चार्जेस क्या है इनसाइड है, तो हमें वही इसका वॉल्यूम एलिमेंट लेना होगा। अब रो इसका अंदर क्या दे रखा है, यानी इसकी कंफ्यूज मत होना, रो आपने बोला था रो इसकी रेडियस है, अब ये रो यहाँ पे क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ पे भी मैं रो ले लूंगी इसकी रेडियस को, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एस इसकी रेडियस ली है। तो ये रो जो है इस बार यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या दे रखी है अपने को के एस, यानी रेडियस पे डिपेंडेंट कर रही है ये। तो अब देखो हमने इसका वॉल्यूम एलिमेंट लिया है यहाँ पे इतना, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज। अब ये कंप्लीट निकालना है अपने को कंप्लीट चार्ज, तो dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो dv। अब देखो इसको इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, तो टोटल चार्ज q इक्वल्स टू, अब dv जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए dv क्या होता है रो d फाई एंड dz। ये रो क्या था यहाँ पे इसकी रेडियस थी, अब इसकी रेडियस कितनी है हमारी s है, तो यहाँ पे dv इक्वल्स टू क्या लिखेंगे s ds d फाई एंड dz, ठीक है। अब देखो ये जो रो की वैल्यू है यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी गिवन है रेडियस की फॉर्म में k s, और जो dv है वो कितना है s ds d फाई एंड dz। ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाओ। अब इसके अंदर जो लिमिट्स है वो कितनी होंगी, k इसका बाहर ले लो, ये क्या है s स्क्वायर ds d फाई एंड dz। अब देखो इसकी लिमिट्स, ये रेडियस है, रेडियस की लिमिट कितनी होगी 0 से लेके r, ये 0 से लेके r तक है इसकी रेडियस, फिर ठीक है। और फाई की लिमिट क्या होगी 0 से 2 पाई, यानी इसके कंप्लीट ये वाला जो सर्कल है कंप्लीट, ठीक है, वो क्या होगा इसका फाई होगा। और dz क्या है, ये z है, तो ये आगे इसकी लेंथ l है, तो ये क्या होगा इसकी dz की लिमिट 0 से l इसकी लिमिट हो जाएगी। अब देखो q इक्वल्स टू k, ये क्या हो जाएगा s³/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय l। अब ये देखो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k s³/3, यानी लिमिट पुट करो तो r³/3 2 पाई l, ये कितना आ गया टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दिस सिलेंडर। तो इसमें भी देखो अगर आपको ये वॉल्यूम एलिमेंट याद नहीं है तो आप इसका नहीं निकाल पाएंगे। ये कब यूज में लेने हैं, जब आपको वेरिएबल मिले, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज मिले। नॉन यूनिफॉर्म कैसे, क्योंकि ये किसी ना किसी पे डिपेंड कर रही है क्वांटिटी, यानी रेडियस बढ़ने के साथ साथ ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी क्या है बढ़ रही है। देख लेते हैं इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी का। ये मान लो हमारे पास क्या है होलोस्फेयर है। अब होलोस्फेयर है तो चार्जेस इसके क्या होंगे बाउंड्रीज पे होंगे, यानी इसकी सरफेस पे होंगे। तो चार्जेस कहाँ है इसके
सरफेस पे मैंने मान लिए। अब इसके अंदर क्या दे रखी है हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है जो कि कितनी है सिग्मा, और वो कितनी दे रखी है के, कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, पिछले केस में हमने क्या माना था, सॉलिड स्फीयर माना था। सॉलिड के केस में क्या होता है, इसका वॉल्यूम आता है क्योंकि चार्जेस उसके वॉल्यूम के अंदर होते हैं, लेकिन इसमें हम क्या मान रहे हैं, चार्जेस इसके सरफेस पे मान रहे हैं। सरफेस पे मानने का मतलब ये है कि इसके सरफेस के ऊपर चार्जेस हैं। ठीक है, सरफेस के ऊपर चार्जेस हैं तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो आगामी क्या देखिए के गिवन है। तो इस केस में देखो, इस केस में हम सरफेस एरिया एलिमेंट लेंगे, तो इस सरफेस पे एलिमेंट लेंगे कोई भी। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, छोटे से सरफेस पे यानी छोटे से एरिया में छोटा सा वो चार्ज। तो अब देखो यहाँ पे अपने को कंप्लीट डीक्यू निकालना है ना, तो डीक्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए। अब इस कंप्लीट के लिए निकालो, तो आप कंप्लीट के लिए कैसे करोगे, डीक्यू इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू क्या दे रखी है के। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया एलिमेंट कितना होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया एलिमेंट कितना देखेंगे, देखो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये हमने अभी अभी पीछे पढ़ के आए हैं। जो सरफेस एरिया एलिमेंट है वो हमने लिख दिया, और ये सिग्मा क्या है हमने वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है के है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दो डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आर कैप डायरेक्शन में लिखा है हमने, ऐसा आर कैप डायरेक्शन में। ठीक है, एरिया एलिमेंट इन आर कैप डायरेक्शन, वो कितना है हमने आर कैप डायरेक्शन में देखने के लिए क्या पढ़ा था, आर वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो आर इसको छोड़ दिया, तो देखो जैसे ये था ना डी आई वेक्टर, इसमें क्या था डी आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। अब हमें क्या है, सरफेस एरिया एलिमेंट इन आर डायरेक्शन निकालना है। इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, कितना आया था आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। तो ये आर डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट कितना हो गया हमारा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब देखो लिमिट, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू पाई एंड 0 टू 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू हमारा, ये के कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको, तो आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डी आर का कुछ नहीं है, चेंज नहीं हो रहा, तो आर क्यूब। ठीक है, अब ये साइन थीटा डी थीटा डी फाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई। तो यहाँ से डी क्यू, सॉरी ये तो क्यू आ जाएगा ना इंटीग्रेशन करने पे, तो ये क्या बन गया 4 पाई के आर क्यूब। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर मान ली तो यहाँ से क्या कर दो 4 पाई के कैपिटल आर क्यूब। ये हमारा जो टोटल चार्ज हो गया इनसाइड, सॉरी जो टोटल चार्ज इन द स्फेरिकल सेल। अब ये देखो, अगर इसमें क्या है सिग्मा क्यों दे रखा है, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या है, सरफेस के ऊपर चार्जेस है, इसलिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है जो कि कितनी है के। तो ये जो हमने क्वेश्चंस देख लिए किस पे, जब हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन हो और जब हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो। अब हम देखेंगे कि इसका जो आज हमने जो भी डिस्कशन किया है उसको एक समराइज्ड फॉर्म में, ठीक है, जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो क्या है, तो चलिए देखते हैं। सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये जो आर स्क्वायर था ना इसका इंटीग्रेशन मैंने नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे डी आर टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आर क्यूब लगा दिए, क्या होगा आर स्क्वायर होगा इधर। अगर इसकी रेडियस आर गिवन है तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये जो टोटल चार्ज है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसी भी स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं हम। तो इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो देख लेते हैं कि अभी तक हमने चार्ज डेंसिटीज फॉर डिफरेंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था लीनियर चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसमें वो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है क्यू बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर हमें लाइन एलिमेंट लेना हो तो वो डी क्यू यानी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा एल हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हमने नेक्स्ट है वो पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना होता है, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी जो क्यू निकालना हो वो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा ए। ठीक है,
और फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्यू जो टोटल चार्ज निकालने को बोले वो क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। तो ये जो कुछ फॉर्मूलेज है तो हमने तीनों तरीके की चार्ज डेंसिटीज को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के बेस इस पे न्यूमेरिकल्स भी हम अब इजीली कर पाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।